हाय। एक इंसान जो 1839 यानी 1839 में पैदा हुआ और 1937 में इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में जो किया उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया, आज तक उनकी पर्सनल नेटवर्थ की बराबरी कोई नहीं कर सका। आपको भले ही लगता है कि एलन मस्क, जेफ बेजोस या मार्क जकरबर्ग इन सब ने अपने दम पर सक्सेस हासिल की, लेकिन इन सभी की नेटवर्थ को मिला दिया जाए फिर भी उस बंदे की नेटवर्थ को ये बीट नहीं कर सकते। मैं बात कर रही हूँ जॉन डी रॉकफेलर की। इनके नाम दुनिया का पहला बिलियनियर होने का रिकॉर्ड है। इनकी पर्सनल नेटवर्थ उस वक्त अमेरिका की टोटल जीडीपी की 3% थी और एक वक्त ऐसा था जब ऑयल इंडस्ट्री में इनकी तूती बोलती थी। और तो और अमेरिका के प्रेसिडेंट तक ने इन्हें अपना दुश्मन बता दिया था। कैसे रॉकफेलर को मिली इतनी सक्सेस, क्यों इन्हें कहा जाता था ऑयल माफिया, ये सब हम जानेंगे अपने आज के वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आप सब लोग अक्सर पूछते हैं क्या वीडियो इतने अच्छे बनाती हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स कम है, तो आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी यूट्यूब को पता चलेगा कि कॉन्टेंट अच्छा है और वो इस चैनल की रीच को बढ़ाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। आपके शेयर करने से मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी। लाइक और शेयर इसलिए भर भर के करो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद थोड़े और R&D करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे जब आप लोग कहते हैं ना कि इतने कम सब्सक्राइबर्स क्यों हैं और बाकी लोगों के इतने ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं उनके ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से मोनेटाइज करने में मेरी हेल्प करें ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ कॉमेडी, एंटरटेनमेंट या बाकी कंटेंट नहीं बल्कि ऐसा रिसर्च बेस्ड कंटेंट भी काम कर सकता है, लोगों को पसंद आता है। तो दिखाएं उस पावर को और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर एक मोबाइल में नजर आए। सो बैक टू वीडियो। मैंने आपको बताया कि इस बंदे को ऑयल माफिया कहा जाता था क्योंकि एक वक्त था जब ये अमेरिका के 90% ऑयल बिजनेस को कंट्रोल करता था। ऑयल रिफाइनरी से लेकर गैस पाइपलाइन और रेल नेटवर्क सभी पर इनका कंट्रोल था। यहां तक कि अमेरिका में अगला प्रेसिडेंट बनेगा कौन ये तय करने में भी इस बंदे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब करने में इस इंसान को मात्र 15 साल लगे। जी हाँ, इनकी कहानी इंस्पायर करती है क्योंकि रैग्स टू रिचेस की ट्रू स्टोरी है ये। एक वक्त था जब रॉकफेलर के पास बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं होती थी क्योंकि इनके पिताजी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। ओके, तो 1839 में जॉन डी रॉकफेलर का जन्म होता है। इनके पिताजी वैसे तो किसान थे लेकिन उन्हें फार्मिंग या कहें कि मेहनत करना पसंद नहीं था। वो कोई भी काम कर सकते थे, बस मेहनत नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, साफ शब्दों में कहें तो इनके पिताजी खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को ठगते थे। यस, ही वॉज अ कॉन मैन। वो उस वक्त भी इनक्योरेबल डिसीजेस जो होती थी उनकी दवाइयाँ लोगों को देते थे। इनफैक्ट वो 2 लाइफ जीते थे। उन्होंने शादियां भी 2 कर रखी थी, इसीलिए वो घर से भी कभी भी गायब हो जाते थे और कभी भी प्रकट हो जाते थे। रॉकफेलर फैमिली को एक बार उनके कॉनवेंट फादर की वजह से शहर तक छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर रेप का आरोप लगा। भले ही आरोप कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ लेकिन इन लोगों की बेइज्जती बहुत हुई, जिसकी वजह से रॉकफेलर की माँ और उनकी बहनों का रहना मुश्किल हो गया। उसके बाद ये अपनी पूरी फैमिली को लेकर क्लीवलैंड, ओहियो में शिफ्ट हो गए। इन सभी इंसिडेंट के चलते रॉकफेलर को बहुत ही छोटी उम्र में हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी थी। खैर, परिवार को पालने के लिए इन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और फाइनली इन्हें 16 साल की उम्र में 26 सितंबर 1855 को हीवेट एंड टर्टल नाम की फर्म में बुक कीपर की जॉब मिली। ये नौकरी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आगे चलकर इन्होंने 26 सितंबर को जॉब डे की तरह सेलिब्रेट किया क्योंकि इन्हें इस डेट को अपनी पहली नौकरी मिली थी। खैर, यहाँ उनकी सैलरी बहुत कम थी लेकिन इन्होंने बिजनेस चलाने की सारी बारीकियाँ यहाँ सीखी और तो और बिजनेस करने और पैसे कमाने की इंस्पिरेशन भी इन्हें अपनी पहली जॉब में ही मिली। एक किस्सा ऐसा भी है कि एक बार इन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर इनका बॉस कितना पैसा कमाता है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने लॉकर से चेक निकाल कर देखा और उस पर लिखी रकम को देखकर इन्होंने डिसाइड किया कि ये भी बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इनफैक्ट ही बिलीव्ड कि वो अमीर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। कहानी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं
तो ये तो मिस्टर रॉकफेलर ने डिसाइड कर लिया था कि वो बिजनेस करेंगे और इसके लिए उन्होंने पैसे भी इकट्ठे कर लिए और फाइनली उन्हें उसी नौकरी में मॉरिस क्लार्क से मुलाकात होती है। उनके साथ उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। कंपनी का नाम रखा क्लार्क एंड रॉकफेलर और इस कंपनी में उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। शेयर मार्केट वाली ट्रेडिंग नहीं बल्कि मर्चेंट ट्रेडिंग, यानी वो फार्मिंग और बाकी प्रोडक्ट जैसे कि मीट, फिश, अनाज, सब्जियां उनकी ट्रेडिंग करते थे और कमीशन में इनकी अच्छी कमाई होती थी। 1861 में जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ तो चीज़ों के दाम एकदम से बढ़ गए और क्लार्क और जॉन ने ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए कमीशन में कमाए। लेकिन जॉन को ये समझ आ गया था कि इस धंधे से वो उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना वो कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ अलग बिजनेस करने का सोचने लगे। तभी इनकी मुलाकात हुई सैमुअल से और इन्हें एक ऐसा सीक्रेट हाथ लगा जिसने इन्हें रातों रात अमीर बना दिया। दरअसल उस वक्त तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था और लोग रात में रोशनी के लिए लालटेन जलाते थे, लेकिन लालटेन में जलाने वाला तेल व्हेल मछली को मार कर मिलता था। लेकिन इनके दोस्त सैमुअल को केमिस्ट्री की अच्छी समझ थी और उन्होंने समझ लिया कि अगर क्रूड ऑयल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए तो केरोसिन बन जाएगा। बस फिर क्या था, जहां उस वक्त सारी दुनिया ऑयल माइनिंग में लगी थी, इन्होंने रिफाइनरी बिजनेस करने का सोचा और इसके लिए उन्होंने हाथ मिलाया हेनरी फैगलर से, जो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अपने कंपटीशन को खत्म करने में माहिर थे। फाइनली रॉकफेलर, सैमुअल एंड्रू और हेनरी फैगलर ने 10 जनवरी 1870 को अपनी ऑयल रिफाइनरी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल शुरू की। लेकिन तब तक मार्केट में केरोसिन बिजनेस में काफी कंपटीशन आ चुका था। अमेरिका में क्रूड ऑयल माइनिंग तेजी से हो रही थी और आए दिन तेल के कुएं मिल रहे थे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन होता था। तब कंपटीशन को बीट करने के लिए इन लोगों ने केरोसिन प्राइस को कंट्रोल में रखने का सोचा, जिससे ये बिजनेस के बड़े प्लेयर बन गए। लेकिन तभी क्लीवलैंड की सबसे बड़ी रेल कंपनी पेंसिल्वेनिया ने क्लीवलैंड से बिजनेस बंद करने का डिसीजन लिया। साथ ही उन्होंने र्यूमर फैला दी कि क्लीवलैंड का ऑयल बिजनेस बर्बाद होने वाला है, जिसके कारण वहां की बाकी ऑयल कंपनियों में पैनिक क्रिएट हो गया और लोगों ने अपना बिजनेस बेस जो था वो क्लीवलैंड से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तब जॉन ने वहां काम करने वाली दूसरी रेलवे कंपनियों एरी और न्यूयॉर्क सेंट्रल सिस्टम के पास एक ऑफर भेजा कि उन्हें भरपूर काम देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें रेलवे कंपनियों से डिस्काउंट चाहिए। साथ ही उन्होंने मेक श्योर किया कि ये डील सीक्रेट रहे। जॉन अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हुए और रेलवे कंपनियों ने बिजनेस बचाने के लिए जॉन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली उन्हें 75% डिस्काउंट दे दिया। अब जॉन इस डिस्काउंट के फायदे से अपने तेल को बाकी कंपनियों से कम प्राइस पर बेचने में इस्तेमाल करते थे। जॉन के प्राइस कम करने की वजह से उनका कस्टमर बेस तो बढ़ा ही, साथ ही कंपटीशन भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका और ज़्यादातर ऑयल कंपनियां बंद होने लगी। लेकिन उसी दौरान लोगों को जॉन के डार्क सीक्रेट्स पता चलने लगे और लोगों में इतना गुस्सा आया कि उन्होंने रेलवे लाइन तक उखाड़ दी। तब जॉन ने डिसाइड किया कि अब वो कुछ भी सीक्रेटली नहीं करेंगे बल्कि खुलकर ऑयल मार्केटिंग में मोनोपोली बनाएंगे और उन्होंने वही किया। मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन कम हो चुका था, लेकिन जो बची हुई कंपनियां थी उन्होंने उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल में मिलाने का ऑफर दिया और शामिल न होने पर तेल के प्राइस को और सस्ता करने की धमकी दी। आखिरकार हार कर ज्यादातर कंपनियों ने जॉन की कंपनी में मर्जर कर लिया और वो जॉन की कंपनी में सीईओ, सीएफओ जैसे पोजीशंस पर काम करने लगी। लेकिन अभी भी एक कंपनी थी जिसने हार नहीं मानी थी। तब उस कंपनी को गेम से हटाने के लिए जॉन ने ऑयल पैकेजिंग का सारा मटेरियल मार्केट से खरीद लिया और तेल का प्राइस पानी से भी सस्ता कर दिया। यानी उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि दूसरी कंपनी तेल को किसी भी डब्बे में भरकर बेच ना सके। आखिरकार कंपटीशन बहुत देर तक ना टिक सका और जॉन की कंपनी में ही वो शामिल हो गए। इस तरह जॉन रॉकफेलर की ऑयल मार्केट में मोनोपोली हो गई और अब अमेरिका में 90% ऑयल बिजनेस पर जॉन रॉकफेलर का कब्जा था। वो ऑयल का प्राइस अपनी मर्जी से कभी भी बढ़ा या कम कर सकते थे। लेकिन अब जॉन का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था और उनकी कंपनी को लोग अब ऑक्टोपस कहने लगे थे क्योंकि वो कंपटीशन को खा जाता था। जॉन का लालच बढ़ रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेल कंपनियों को किराया देने की जगह खुद अपनी रेलवे लाइन बिछाएंगे। ये खबर जैसे ही पेंसिल्वेनिया रेलवे के मालिक टॉम स्कॉट को पता चली तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि अगर ऐसा हुआ तो उनका बिजनेस तो ठप हो जाएगा क्योंकि सारा तेल तो जॉन ही बनाते हैं। तब टॉम ने तेल बिजनेस में एंट्री करने को सोचा, लेकिन जॉन को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनके साथ बिजनेस करना बंद कर दिया।
वहीं टॉम की ऑयल कंपनी को बर्बाद करने के लिए उन्होंने तेल की कीमत बेहद कम कर दी। हालात ऐसे हो गए कि टॉम के पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे और हार कर उन्हें जॉन रॉकफेलर से भीख मांगनी पड़ी। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से विद इन अ ईयर टॉम की स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी रॉकफेलर को और भी बिजनेस करने थे। जैसे मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत है और वो मुझे मिलेगा आपके कमेंट और सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सभी उनके बारे में जान सकें। मेरे लास्ट वीडियो से मेरी यूट्यूब फैमिली में कुछ 200 लोग जुड़े। क्या इस बार ये नंबर और बढ़ेगा? मुझे पता है आप लोग इस वीडियो के साथ मोनेटाइजेशन की एक कंडीशन तो पूरी कर देंगे, है ना? एडवांस में थैंक यू एंड लेट्स मूव फर्दर। इसी बीच 1879 में एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इन्वेंट कर दिया और सभी लोगों को लगने लगा कि अब शायद तेल की डिमांड नहीं रहेगी। लेकिन जॉन को ऑयल बिजनेस पर यकीन था। फिर भी जॉन अपने लालच की वजह से दूसरे बिजनेस करने की सोचने लगे और इसके लिए उन्होंने स्टील को चुना। यहाँ ये जानना जरूरी है कि उस वक्त एंड्रयू कार्नेगी जो थे स्टील किंग थे और रेलवे वाले टॉम स्कॉट उनके मेंटर थे। उनकी मौत की वजह से कार्नेगी जॉन को अपना दुश्मन मानते थे। लेकिन स्टील बनाने के लिए जॉन को आयरन की जरूरत थी और तब उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी आयरन माइन मसाबी माइन खरीदी और वहां भी मोनोपोली के लिए जॉन ने ऑयल वाली स्ट्रेटेजी अपनाई और खुद की एक स्टील मिल बनाई। अब कार्नेगी को एक तरफ आयरन सप्लाई कम हो गई, साथ ही स्टील मिल के बनने की वजह से वहां भी कंपटीशन बढ़ गया। तब दोनों ने एक डील साइन की। कार्नेगी स्टील बनाने के लिए आयरन जॉन से लेंगे और जॉन कार्नेगी की स्टील को डिस्काउंट रेट पर अपनी रेलवे लाइन से ट्रांसपोर्ट करेंगे। इस डील के पब्लिक होने के बाद जेपी मॉर्गन ने इन दोनों के स्टील बिजनेस को एक्वायर कर अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाने का डिसीजन लिया और इसके लिए वो जॉन रॉकफेलर से मिले, उनकी कंपनी का प्राइस पूछा। तब जॉन ने कहा कि स्टील कंपनी का काम उनका बेटा यानी रॉकफेलर जूनियर देखता है और उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो स्टील कंपनी जूनियर रॉकफेलर की मनचाही कीमत पर बिकी और इसी के साथ जेपी मॉर्गन ने कार्नेगी और रॉकफेलर दोनों की कंपनियों को मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की शुरुआत की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन स्टील कंपनी में भी स्टेक रखते थे और ये कंपनी अपने टाइम की पहली $1 बिलियन कंपनी बनी और इसी के साथ जॉन रॉकफेलर अब ऑफिशियली दुनिया के पहले बिलियनर बन गए। लेकिन यहां तक पहुंचने के सफर में जॉन ने कई सारे दुश्मन बनाए थे जिन्होंने अब सर उठाना शुरू कर दिया था। मीडिया और रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, उन्होंने भी रॉकफेलर को बर्बाद करने को अपना मिशन बना लिया और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद जॉन पर केस चला। मोनोपोली खत्म करने के लिए जॉन की कंपनी के कई टुकड़े हुए, लेकिन जॉन रॉकफेलर इससे परेशान नहीं हुए क्योंकि वो पहले ही इसकी तैयारी करके बैठे थे और जितनी कंपनियां सरकार ने बनाई हर एक में उनका स्टेक था, जिसकी वजह से जॉन मल्टी बिलियनियर बने। अच्छा, 2 इंसिडेंट में यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। जॉन ने बिजनेस में सक्सीड होने के लिए कई सारे पैतरे चले, लेकिन उन्हें पैसे कमाने का जुनून ऐसा था कि इसके लिए उन्होंने सारे नियम तोड़े। जैसे यंग एज में जब जॉन बिजनेस कर रहे थे तो शुरुआती दिनों में एक बार उन्हें युद्ध लड़ने के लिए जाना था क्योंकि अमेरिका का रूल था कि हर सिविलियन वॉर में सोल्जर ड्यूटी परफॉर्म करेगा। तब रॉकफेलर ने अपनी जगह किसी और को भेजा और इसके लिए सरकार को $300 जमा किए। साथ ही रॉकफेलर ने अपनी पहली जॉब के टाइम से अपनी कमाई का 10% हिस्सा चैरिटी करते थे। जो कहा यह भी जाता है कि रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर एजुकेशन, फेलोशिप, ये जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो उन्होंने स्वामी विवेकानंद से मुलाकात के बाद शुरू किए, लेकिन कभी भी इनको बहुत पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि स्वामी जी ने उन्हें दान को सीक्रेट रखने की बात कही थी। आपको रॉकफेलर की कहानी कैसी लगी? साथ ही आज के टाइम में क्या कोई बिजनेस टाइकून है जो आपको रॉकफेलर की याद दिलाता है? हाँ, तो कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखें। एंड वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। राइट नाउ आई एम वन वुमन आर्मी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं।